हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन यानी कि आप लोग का पूरा 4 मार्क्स कवर करके चलता है। तो एक बारी हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर जो 4 मार्क्स का चैप्टर है उसमें क्या क्या कवर होता है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है वो एक बारी अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में जो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करके चलेंगे वो कवर करके चलेंगे इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, यानी इकोनॉमिक्स वर्ड हम लोगों को कहाँ से मिला और किस तरीके से इकोनॉमिक्स फील्ड इतना डेवलप्ड हुआ। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब हम लोग डील कर लेंगे तो फिर उसके बाद इसी में टॉपिक आएगा हमारा स्कार्सिटी, या हम इसी टॉपिक को कहेंगे कि स्कार्सिटी जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रूट कोज है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो आज का लेक्चर जब हमारा ख़त्म होगा तो हमें ये टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो चैप्टर ख़त्म करने मतलब आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले हम ये चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या इनका मीनिंग है और क्या हमें समझना है। सारा का सारा कंटेंट बुक फॉर्म में अवेलेबल है। सो जब आप जैसे ही लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं तो कोशिश करा करिए कि बुक में से आप लोग कम से कम रीडिंग मार लिया करिए एक बार याद करके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। देखिए फ्रेंड, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ये हम लोगों का एंशिएंट टाइम से ही यूज़ में है, बट अगर बेसिकली कहूँ तो इकोनॉमिक्स वर्ड को ज़्यादातर जो डेरिवेशन हम कह सकते हैं वो हुआ है ओइकोनोमिया से। तो ओइकोनोमिया क्या है? ओइकोनोमिया 2 वर्ड का मिक्सचर है, ओइको प्लस नोमिया, ठीक है। अब ओइको एंड नोमिया दैट इज़ नॉन एज स्टडी ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। यानी कि इकोनॉमिक्स को एंशिएंट टाइम में हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि ये एक ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमिया, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम जितने भी वर्ड्स पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबली जिनका डेरिवेशन आपके ग्रीक लैंग्वेज से ही हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं, तो ओइकोनोमिया हमारा समझ में आ गया यहाँ पर। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स वर्ड का जो फर्स्ट टाइम यूज़ में लाया गया वो मार्शल ने किया था। मार्शल इज़ एन इकोनॉमिस्ट। मार्शल के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर में, जहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच या कार्डिनल अप्रोच का पूरा जो वहाँ पर कंट्रीब्यूशन था वो मार्शल का था। सो इकोनॉमिक्स वर्ड का फर्स्ट टाइम जो यूज़ में आया गया वो आया था 1870 में, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि मार्शल की बुक थी, वहाँ पर यूज़ किया गया। सो इकोनॉमिक्स वर्ड हमने क्या समझा अभी तक कि एक ओइकोनोमिया 2 वर्ड से मिलकर हमें बना हुआ है। इकोनॉमिक्स वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज़ कब हुआ था? मार्शल की बुक में, मैंने आपको ये बताया। अब यहाँ पर समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का मीन क्या है एग्जैक्ट। तो इकोनॉमिक्स का मीन मैं आप लोगों को आज के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बताते हुए डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, लेकिन उन डेफिनेशंस का मतलब क्या है, क्योंकि सिंपल सी बात में अगर आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपको डिफ़ाइन करना है तो डिफ़ाइन करने के हमारे पास कम से कम 100 तरीके हो सकते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस की बात करें अगर हम लोग तो देयर आर बिलियन ऑफ डेफिनेशंस, बट फिर भी मैं यहाँ पर आज के सिनेरियो की हिसाब से एक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देते हुए मैं आपको कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे क्लास 11th में कवर अप होकर चलता है। सो देखिए, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है, यानी कि ऐसा साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है। एक ऐसा साइंस है जहां हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल वी आर स्टडिंग अबाउट रिसोर्सेस। रिसोर्स कह लीजिए, अब रिसोर्स ना कह करके हम यहाँ पर कह सकते हैं जो मेरा सबसे फेवरेट है, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मतलब कि आज का अगर सिनेरियो है तो वो सारा का सारा डिपेंड करता है ह्यूमन बिहेव के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जहाँ पर या तो हम रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं या फिर हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। तो ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मैं यहाँ पर ह्यूमन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर, सेकंड आता है हम लोग का प्रोड्यूसर, एंड थर्ड आता है आपका सोसाइटी। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना है कि कंज्यूमर कौन होता है। सो कंज्यूमर में या तो आप हो सकते हैं या मैं हो सकता हूँ। कंज्यूमर मतलब सिंपल सी भाषा में अगर समझाए तो कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज।
वाई ही कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज हिज सेटिस्फैक्शन, यानी कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। सेम एज इट इज़ प्रोड्यूसर एक पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है फॉर हिज प्रॉफिट, यानी कि प्रोड्यूसर का सारा खेल क्या किस पे होता है, प्रॉफिट पे। सोसाइटी को क्या चाहिए, सोसाइटी मीन्स कि दोज हु वांट्स वेलफेयर, सोसाइटी को किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, केवल और केवल उसके वेलफेयर से मतलब होता है। यानी कि वेलफेयर का मतलब क्या है, तो उसे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट दे दीजिए आप उसे, कम्युनिकेशन आप बेस्ट दे दीजिए उसे, ठीक है। उसे एजुकेशन अच्छा दे दीजिए आप, और उसे हेल्थ सिस्टम अच्छा दे दीजिए, तो यानी कि उसे समझ में आता है कि सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी बेस्ट चल रहा है। तो मैंने अभी तक क्या समझाया कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जहां हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ह्यूमन बिहेव कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बताया, कंज्यूमर को क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रॉफिट, सोसाइटी को क्या चाहिए, सोशल वेलफेयर। यानी कि अब सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ रिसोर्सेज के बारे में, सो भैया रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज के लिमिटेड होने के कारण जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ध्यान रखना है इस चीज़ को, रिसोर्सेज के लिमिटेड होने के कारण जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब मुद्दे की बात कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वैसे समझ में नहीं आने वाली है। सबसे फेवरेट एग्जांपल जो है मेरा वो है, सपोज कि आज आपका बर्थडे है और आपके फादर ने आपको 1000 रुपये गिफ्ट किए हैं। अब आप क्या सोचेंगे, 1000 रुपये आते ही, अभी तक तो आप खूब उछल रहे थे, खूब कूद रहे थे, लेकिन जैसे ही आपके पास पावर आई डिसीजन मेकिंग की कि मैं इस 1000 रुपये को कैसे एलोकेट करूँ, यानी कि अपनी सेटिस्फैक्शन भी पूरी कर लूँ और जो चीज़ चाहिए मुझे वो सब चीज़ मैं खरीद लूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तब आप क्या करेंगे, प्लान करेंगे, यानी कि आप 1000 रुपये को कैसे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। सो उसके बाद यानी यहाँ पर जो प्रॉब्लम अराइज हुई, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स था, लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण आपके पास प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं, सो उसे ही हमने क्या कहा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई, उसके पीछे का मेन कारण क्या है, तो उसके पीछे का मेन कारण है हमारे वांट्स, बिकॉज आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। समझ में आया यहाँ तक? यस। और रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड। तो सारी बात मैं वापस इकोनॉमिक्स पे आ रहा हूँ, यहाँ पर इसको हम थोड़ी देर बाद फिर एलोबरेट करेंगे। सो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने क्या बताया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जहाँ हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेज या ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। सो अब ध्यान देना, इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जहाँ हम लोग स्टडी करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में। लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण क्या अराइज होता है, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी अगर की जाती है किस लेवल पर, यानी कि इंडिविजुअल लेवल या एग्रीगेट लेवल, इसके बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो वाले में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जहां हम लोग स्टडी करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में। लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण क्या होता है, प्रॉब्लम अराइज होती है। कैसी कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, हमेशा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम चाहिए, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, सोसाइटी को हमेशा क्या चाहिए, वेलफेयर मैक्सिमम चाहिए। सो अगर एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक सोसाइटी अपने वेलफेयर, प्रॉफिट और अपने सेटिस्फैक्शन को अगर मैक्सिमाइज कर ले, तो इसी की स्टडी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, and in the presence of limited resources, if a consumer maximize his satisfaction, if a producer maximize his profit, and a social welfare, a society maximize his social welfare, so this is called economics। समझ में आया सिंपल सी भाषा में? यानी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में। अगर उन लिमिटेड रिसोर्सेज से अगर एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन पूरी कर पाए, एक सोसाइटी अपना वेलफेयर मैक्सिमाइज कर पाए और एक प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए, सो उसे ही क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की बात को समझने के लिए हमें और समझना पड़ेगा कि भैया देखो, इकोनॉमिक्स में यानी कि जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो डिफरेंट ऑथर्स ने यानी कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दे रखी है। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बहुत सारी आई, तो उनमें से मैंने 4 डेफिनेशंस को उठा लिया है यहाँ पर। तो 4 डेफिनेशन कौन सी है? तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है वेल्थ की, सेकेंड डेफिनेशन है आपकी वो है वेलफेयर की, उसके बाद हमारी है स्कार्सिटी की, इनका क्या मतलब है, फिर है डेवलपमेंट की। तो देखिएगा ध्यान से, कहने का मतलब कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी बुक लॉन्च करी थी। उस बुक के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी जाती है, इकोनॉमिक्स के जितने फैक्टर्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, उन सबको वहाँ पर एलोबरेट किया बहुत अच्छे से।
लेकिन उनका जो मेन फोकस था, उनका जो मेन थीम था वो था कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है वेयर हम वी डील अबाउट वेल्थ, यानी कि 1776 में ये बुक आई। यहीं से यहाँ पर एडम स्मिथ को क्या कहा जाने लगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं, मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बात को ध्यान में लेकर चलेंगे। लेकिन भैया जो वेल्थ की डेफिनेशन थी वो हमारे मार्शल साहब को पसंद नहीं आई। कहा कि सारा का सारा फोकस किस पे रख रहे हो आप, यानी कि सीधा सी बात इसको क्रिटिसाइज़ किया गया वेल्थ की डेफिनेशन को। तो कहा यहाँ पर कि सही बात है, वेल्थ वेल्थ वेल्थ, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट वेल्थ बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट वेलफेयर। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मार्शल का जो अप्रोच था वो क्या था, वेल्थ तो सोचना बहुत अच्छी बात है लेकिन वेलफेयर के बारे में भी सोच कर चलो। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेलफेयर, हु से, यानी कि मार्शल। लेकिन अगले जो बंदे हैं एल रॉबिन्सन, उन्होंने कहा कि तुम दोनों ठीक हो, यानी कि कहा जाए तो वेल्थ भी ठीक है, वेलफेयर भी ठीक है, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता स्कार्सिटी, यानी स्कार्सिटी को पहले समझते हैं क्या है। स्कार्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि मैं कहता हूँ कि सपोज आई हैव 10 मार्कर्स और यहाँ पे लोग कितने खरीदने वाले हैं 20, यानी कि डिमांड कितनी है यहाँ पर 20 लोगों की और सप्लाई कितनी है केवल 10 की, यानी कि 10 लोगों को नहीं मिलने वाला है। दिस इज नॉन एज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी एक सिचुएशन है जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स कम होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि डिमांड के कंपैरिजन डिमांड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। या फिर स्कार्सिटी को अगर डिफाइन करना है तो सबसे अच्छी डेफिनेशन मेरे हिसाब से है कि एट अ जीरो लेवल ऑफ प्राइस, चाहे उस गुड्स का प्राइस जीरो ही क्यों ना हो, व्हेन डिमांड एक्सीड इट्स सप्लाई, ठीक है, व्हेन डिमांड एक्सीड इट्स सप्लाई, दिस इज कॉल्ड स्कार्सिटी। यानी कि एल रॉबिन्सन का कहना था कि भैया वेल्थ के बारे में सही बात है, वेलफेयर के बारे में भी सही बात है, स्कार्सिटी यानी कि इन दोनों को जो चीज़ें आप देने वाले हो वो कहाँ से दोगे, बिकॉज रिसोर्सेज तो हमारे पास क्या है, बहुत लिमिटेड है। उनका पूरा फोकस क्या था, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। किसने कहा, एल रॉबिन्सन ने। फिर उसके बाद हमारे लेटेस्ट इकोनॉमिक्स आए, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, पॉल एस सैमुअल्सन। सैमुअल्सन भैया का कहना था कि भैया आप सबने वेल्थ के बारे में बात कर ली, वेलफेयर के बारे में बात कर ली, स्कार्सिटी के बारे में बात कर ली, लेकिन डेवलपमेंट के बारे में आप कैसे ऑब्जर्व करोगे। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट। तो यानी कि ये 4 फेमस डेफिनेशन थी। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स या साइंस ऑफ वेल्थ भी लिखते हैं तो भी सही है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। हु से, एडम स्मिथ, मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स वर्ड को हमने समझा, लेकिन यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स में सबसे चीज़ हमने छोड़कर गए हैं यादगार, वो थी हमारी रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होती है, तो रिसोर्सेज को सबसे पहले समझते हैं। तो रिसोर्स कहने का मतलब है एनीथिंग विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारी वांट्स को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए, उसे हम क्या कह सकते हैं, रिसोर्स। लेकिन रिसोर्स की खासियत है कि एक तो वो लिमिटेड है और लिमिटेड होने के कारण ही उसके ऑल्टरनेटिव यूजेज है। तो रिसोर्सेज को विच एनीथिंग विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज हैव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, फीचर्स कहिए, ठीक है, या प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए। रिसोर्स की 2 प्रॉपर्टीज़ है आपकी, एक तो वो लिमिटेड है और दूसरा क्या है, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज। द हैव ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब मान लीजिए कि आपके पास इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड है, अब आप क्या करेंगे, लिमिटेड होने के कारण इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। लाइक यहाँ पे शॉप प्रिपेयर कर लेंगे, यहाँ पर आप गोडाउन बना लेंगे, यहाँ पर आप फार्मिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ये रेंट के लिए बना देंगे, यहाँ पर कोई गराज वगैरह ओपन कर लेंगे। ये क्या हो गया आपका ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। तो यानी कि हमने क्या समझा कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है एंड रिसोर्स का मीनिंग क्या है। अब हम समझते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आपने क्या समझा अभी तक कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण क्या अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और स्कार्सिटी की 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताई ही थी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम या स्कार्सिटी क्यों अराइज होती है, बिकॉज लिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और रिसोर्सेज हैज़ लिमिटेड। और तीसरा क्या बताया, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज। अब वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, वो कैसे समझेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ 1970 में, तो 1970 में दूल्हा क्या लेता था दहेज के लिए, साइकिल। 1980 में क्या लेना स्टार्ट कर लिया उसने, मोटरसाइकिल। 1990 में आते आते कार पे आ गई, फिर तो आगे आगे डिमांड बढ़ती रही। यानी हमारी जो वांट्स हैं वो क्या होती रहती हैं, बढ़ती रहती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज़ करते थे एंशिएंट टाइम में, रेडियो। फिर टाइम बदला, ब्लैक एंड वाइट टीवी, देन कलर टीवी, देन LCD टीवी, देन LED टीवी, देन प्लाज्मा। तो यानी कि चीज़ें क्या होती रही, ग्रो करती गई एक तरीके से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो जड़ है, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकती है और एग्रीगेट लेवल पर भी हो सकती है। सबसे बड़ा खतरनाक समस्या
कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस लेवल पे हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल पर भी और एग्रीगेट लेवल पर भी। तो भैया यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी कर पाना इकोनॉमिक्स के बस की बात नहीं बची। तो रैगनर फ्रिंच एक ऐसे बंदे थे जिनको ये बात बहुत खटकी मतलब कि एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम अलग है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम पूरी अलग है। अब एक बार बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, या टैक्स रेट कम होता है या टैक्स रेट बढ़ता है, या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, तो हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल को अफेक्ट ना करे और कई इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करे, किसी सोसाइटी को अफेक्ट ना करे और किसी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे। तो इकोनॉमिक्स को उसको दो ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया गया। किस किस में? एक तो गया माइक्रो और दूसरा गया मैक्रो। अब आप सोच रहे हैं कि स्पेलिंग गलत लिखा है, बिल्कुल भी नहीं। तो माइक्रो गया एंड मैक्रो। तो बेसिकली माइक्रो एंड मैक्रो जो थे ये थे ग्रीक के वर्ड, ठीक है, ये भी ग्रीक का वर्ड, ठीक है। इसलिए हमने एजुकेशन को भी EDUKATION लिखा है, कई लोग सोचते हैं स्पेलिंग गलत है। एनी हाउ, सो इकोनॉमिक्स को हमने क्या करा, फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वन इज़ माइक्रो एंड अदर इज़ मैक्रो। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर आप तो देखिए MKRO यानी यहाँ पर किसका डिफरेंस है, खाली I और A का। ये रहा I और ये रहा A। यानी कि मैं कहता हूँ कि अगर मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी इंडिविजुअल लेवल पर कर रहा हूँ, सो दिस इज़ नॉन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेरी नाइस। अगर मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी एग्रीगेट लेवल पे कर रहा हूँ, सो दैट इज़ नॉन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही सिंपल है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी डील्स अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील्स अबाउट एग्रीगेट यूनिट्स। अब आप एग्रीगेट कह लीजिए यहाँ पर, ठीक है, या ऑल कह लीजिए या होल कह लीजिए, यहाँ पर आप इंडिविजुअल कह लीजिए, स्मॉल लेवल कह लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का ये वो ब्रांच है वेयर वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल सेक्टर, individual level, small level. So microeconomics is that branch of economics where we study about individual factors. और macroeconomics is that branch of economics where we study about aggregate problem, है ना, whole problem as a whole, all. So कुछ भी आप कह सकते हैं. So in microeconomics we deals about individual units. In macroeconomics we deals about aggregate units. यानी कि दो पॉइंट्स हमें समझ में आए. तीसरा पॉइंट, माइक्रो यानी कि MICRO यानी कि माइक्रो वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, दैट इज MIKRO, एंड मैक्रो वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम MACRO. गॉट इट. सो माइक्रो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? ग्रीक लैंग्वेज से. एंड मैक्रो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? ग्रीक लैंग्वेज से. सो कहने का मतलब बहुत सिंपल हो गया कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन भी बहुत ईजी हो गई. माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड हमें कहाँ से मिला ये भी समझ में आ गया. माइक्रो के अंदर हम किसके साथ डील करते हैं? इंडिविजुअल के साथ. मैक्रो में किसके साथ डील करते हैं? हम एग्रीगेट के साथ. यानी कि अब बात करते हैं हम लोग इनके एग्जाम्पल्स की. ठीक है. सो मैं इधर वाला हिस्सा भी क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ फटाफट से. तो अभी तक हमने माइक्रो को डिफाइन करना सीखा एंड मैक्रो को डिफाइन करना सीखा. तो चलिए समझते हैं. तो यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्हेन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल एंड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट एग्रीगेट लेवल. अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाता है अ कंज्यूमर. अगर मैं किसी एक कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, अगर मैं किसी अ प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, अ सोसाइटी के बारे में, ठीक है, सोसाइटी के बारे में, अ फर्म के बारे में, ठीक है, और अ कंपनी के बारे में, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. ठीक है. अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो नेशनल इनकम यानी कि नेशनल इनकम क्या होती है? पूरी इंडिया की इकोनॉमी की नेशनल इनकम हो गई, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी की नेशनल इनकम हो गई, पूरे अफगानिस्तान की हो गई. तो यानी कि एक इकोनॉमी बाउंड्री हो जाती है वो पूरा का पूरा. नेशनल इनकम कह सकते हो आप. अब उसकी मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी आपकी. ठीक है. वहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरे इकोनॉमी के अंदर ट्रांजैक्शंस कितनी होती है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट. एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच जितना भी रिकॉर्ड होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है, वो सब किस में आ जाएंगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाएगी. अब इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ठीक है, पॉवर्टी लेवल क्या है, तो ये सब किसके इशू हो जाते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के इशू हो जाते हैं. सो ये था आपका एग्जाम्पल वाला हिस्सा. सेम एज इट इज़ अगर मैं बात करता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्या है, ठीक है, थ्योरी मतलब कि सारा का सारा डील किसके साथ किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मेन फोकस यानी कि उसके आसपास ही भटकेगा. यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी डील होगा हमारा तो वो किस पर रहेगा? प्राइस थ्योरी पे. यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी हम लोग डीलिंग करते हैं वो सबका सब क्या रहता है? प्राइस के करीब. यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ भी आप पढ़ लीजिए, सारी बातें किसके आसपास घूमती हैं? प्राइस के ऊपर. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्या कहलाती है? आपकी प्राइस थ्योरी. सेम एज इट इज़ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी रहेगी वो रहेगी आपकी थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट.
ठीक है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। यानी कि सिंपल सी अगर मैं बात कहूँ कि अगर इनकम है तो आउटपुट है, अगर आउटपुट है तो एम्प्लॉयमेंट है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ ये मार्कर अगर प्रोड्यूस होता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा तो उसका मतलब इनकम भी मिलेगी। यानी कि मैक्रो के अंदर मैं सीधी सी बात कहूँ कि सारी बातें पढ़ने के बाद जो चीज़ें समझ में आएंगी तो 3 मेन कंसर्न होता है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है, तो माइक्रो में हमने इतना समझा। अब बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी फील्ड क्या है, यानी कि व्हाट अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड व्हाट अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं? सो पूरा का पूरा कंज्यूमर बिहेवियर, पूरा का पूरा प्रोड्यूसर बिहेवियर, पूरा का पूरा मार्केट बिहेवियर, पूरा का पूरा हम लोग इसके अंदर डील करते हैं फैक्टर प्राइसिंग के साथ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के साथ। सो ऐसी ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसके साथ डील करते हैं? सो हम लोग डील करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में, मनी एंड बैंकिंग के बारे में हम लोग पूरा का पूरा ओवरऑल करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, पूरा का पूरा हम लोग फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। सो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं पूरा का पूरा। सो ये रहता है आपका मैक्रो वेरिएबल्स। यानी कि कुल मिलाकर हमने अभी तक 5-6 डिफरेंस के बारे में बात करी माइक्रो एंड मैक्रो में। एंड द लास्ट डिफरेंस जो हमें समझना है वो है माइक्रो एंड मैक्रो में कुछ एज्यूम करके चलते हैं। यानी कि एज्यूम क्या करके चलते हैं? व्हेन वी आर डीलिंग विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डील करते हैं तो उस टाइम हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि मैक्रो के जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स मतलब कहने का कि अगर मैं कहता हूँ मार्कर का प्राइस अगर डाउन कर रहा है तो टैक्स रेट इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, और मैं अगर कहता हूँ कि मार्केट में अगर टैक्स रेट इफेक्ट डाल रहा है तो इसका प्राइस, जो मार्कर का प्राइस है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि जब मैं माइक्रो में डील करूँगा तो मैक्रो के वेरिएबल्स जितने भी होंगे उसे मैं क्या मान लूँगा? कांस्टेंट। और सेम एज इट इज जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करूँगा तो मैं क्या एज्यूम करूँगा कि माइक्रो के वेरिएबल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। सो ओवरऑल हमने माइक्रो एंड मैक्रो में समझा डिफरेंस काफ़ी अच्छे से। सो आई होप सो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अब यहाँ पर जो सबसे मेन टर्म है वो है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसका अपना एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। लेकिन इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमी डियर एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पर हमारे को एक जगह दी जाती है, लाइक इंडिया का मैप ले लीजिए, अफगानिस्तान का मैप ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का मैप ले लीजिए, यूएसए का। तो यानी कि पूरा का पूरा ये मान लीजिए एक इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी कहने का मतलब क्या है? तो इकोनॉमी में हम लोग बेसिकली करते क्या हैं? तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं? एक तो कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, और क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर इकोनॉमी में काम क्या चलता है? सारा का सारा तो इकोनॉमी में काम करता है लाइवलीहुड का, ठीक है। यानी कि इकोनॉमी में जो भी काम होता है वो सारा का सारा लाइवलीहुड का काम होता है। तो इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है वेयर पीपल इंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि इकोनॉमी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग क्या करते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज आर द एक्टिविटी। यानी कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दो डिफरेंट टर्म है। इकोनॉमी एक प्रॉपर रीजन है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अपने लाइवलीहुड में बिजी रहते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं? अपने पेट के लिए मरते हैं, पूरा कह सकते हैं। सो इकोनॉमी मतलब बिल्कुल डिफरेंट टर्म है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी फील्ड है, एक साइंस है, और इकोनॉमी क्या है? एक प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो प्रोफेसर बाउले की सबसे बेस्ट डेफिनेशन लगती है कि इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल इंगेज इन देयर लाइवलीहुड या वेयर पीपल अर्निंग देयर लाइवलीहुड। यानी कि इकोनॉमी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर पीपल क्या करते हैं? दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। सो नेक्स्ट ईयर जब आप इंडियन इकोनॉमी में जाएंगे तो इकोनॉमी डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, आपकी मार्केट इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या फ़ायदे होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या क्या फ़ायदे हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया ने क्यों अडॉप्ट करी। मार्केट इकोनॉमी लाइक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी लाइक आपके सामने एक एग्जांपल है चाइना का, ठीक है, उन्होंने वो इकोनॉमी क्यों अडॉप्ट करी। सो ये सारा हिस्सा इसमें कवर अप होता है, लेकिन आपके 11th के कंटेंट में इसका कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ केवल आपकी इकोनॉमी की डेफिनेशन। यानी कि आज के लेक्चर में हमने क्या समझा, ध्यान समझिएगा। इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझा, इकोनॉमिक्स की फेमस डेफिनेशन देखी हमने, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, स्कार्सिटी क्या होती है आपकी,
उसके बाद हमने समझा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने देखा इकोनॉमी क्या होती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और सीख के जाइएगा, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स क्या होता है। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है कि जब हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसका बेस्ट से बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है, तो उसका जो बेस्ट से बेस्ट यूज़ होता है उसे ही हम बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। आई होप आपने इसको समझा अच्छे से, और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग फीडबैक में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टाटा, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।